हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज काशी हिंदी संस्थान आप सभी लोगों के लिए आषाढ़ का एक दिन नाटक के अंक 3 पर विचार प्रस्तुत करेगा। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक अंक 3 तक पहुंचते पहुंचते अपने आप में वेदना के चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इसमें जो नायिका जो मल्लिका है वो बेचारी बहुत दुखी रहती है, बहुत कष्ट में रहती है और यहाँ तक कि उसकी माँ की तबीयत बहुत सीरियस रहती है। बहुत ही माँ भी यही चाहती है कि उसकी कि कम से कम वह जो है प्रियंक मंजूरी जो राजरानी है, मातृगुप्त की जो पत्नी है, वो मल्लिका के पास आती है मिलने के लिए। मल्लिका से हर संभव मदद के लिए बात करती हैं, बहुत प्रयास करती हैं वे कि उसके झोपड़ी का जीर्णोद्धार हो जाए, वहाँ मकान बन जाए। सब कुछ चाहती हैं, जबकि उसकी माँ चाहती है, लेकिन वह सारी सुविधाओं को लेने से मना कर देती है। और इस बीच वो काफ़ी बीमारी के बाद उसका एक दिन देहावसान भी हो जाता है। अब इस समय मल्लिका और दुखी रहती है और ही कष्ट में रहती है। मल्लिका का पूरा कक्ष बहुत अस्त व्यस्त रहता है। उसी समय मातुल जो है भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चल कर आता है और मातुल मल्लिका से कहता है, जानती हो, यह मेरा जो पैर टूट गया है, यह राजप्रसाद में मेरा पैर टूट गया है। यानी वहां पर किस तरह से एक जमाने में लोग मुझको बहुत सम्मान किया करते थे, प्रणाम और नमस्कार किया करते थे, लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय यहां पर है कि अब कालिदास भी जो मातृगुप्त बन चुका है, वह भी पूर्ण रूप से बदल चुका है। जो राज्य की जो और अन्य शक्तियां हैं, विद्रोही शक्तियां हैं, सिर उठाने लगी हैं, ये सारी बातें वह लगातार बताते जाता है। उसी समय ध्यान देने की बात है, वह बेचारी यानी उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ही खराब है और इतनी खराब होती है कि उसी समय वह तमाम कल्पनाओं को वो व्यक्त करती है, सोचती है अपने मन में कि अगर वह कालिदास को रोक ली होती, या तमाम तरह की बातें सोचती है कि फिर वो एक आदर्श नायिका होने के नाते, एक आदर्श प्रेमिका होने के नाते वो सोचती है कि नहीं, ठीक है, जो कुछ समय के अनुसार होता है सब अच्छा होता है। और कालिदास के बारे में सोचती रहती है, थोड़ा दुखी भी रहती है वो कि वो सुनी है कि कालिदास वहाँ उस ग्राम प्रदेश में आए हुए हैं, लेकिन उससे मुलाकात नहीं की। इस बात को लेकर थोड़ी सी दुखी रहती है, वो कष्ट में रहती है। और यह बात वह मातुल से ही वह सुनी रहती है कि कालिदास के अंदर भौतिक सुखों के प्रति, राजकीय व्यवस्था के प्रति अब उसमें वो लगाव नहीं है और वह अब संन्यास धर्म की ओर उन्मुख हो चुका है।
यहाँ तक कि वह कश्मीर को छोड़कर सन्यासी बनने के लिए कहीं चले गए हैं। बहुत खोजने पर भी नहीं मिले और वह बहुत दिन तक पैदल चलने के बाद काशी और अन्य तमाम क्षेत्रों में पहुंचते हैं और इधर पर्वत प्रदेश की ओर, ग्राम प्रदेश की ओर, जहां वो सोचते हैं कि मैं कहीं कहीं क्षमा ले लूं, क्षमा मांग लूं, क्योंकि एक हृदय को उन्होंने कष्ट दिया था। कोई भी नायक, कोई भी प्रेमी भले कितने भौतिक सुखों को प्राप्त कर ले, लेकिन उसकी आदर्श प्रेमिका जब तक उसको कहीं न कहीं क्षमा नहीं कर देती है, तब तक उसके मन में एक प्रश्न चिन्ह सा बना रहता है, दुख सा लगा रहता है। वही स्थिति कालिदास की है। कालिदास उस पर्वत प्रदेश में आकर फिर अपनी प्रेमिका मल्लिका से मिलना चाहते हैं कि कम से कम मैं मिल लूं, उसकी स्थिति का जायजा ले लूं एक बार। तो कालिदास शर्माए हुए भाव में, क्योंकि लोग जो देखेंगे तो क्या सोचेंगे उनके बारे में, कितना स्वार्थी आदमी, कितना लोभी आदमी है ये। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत सम्मान के लिए यह उज्जैनी चला गया, वहां का राजकवि होने का गौरव प्राप्त कर लिया और वहां विवाह भी कर लिया। तो सोच रहे थे अपने मन में कहीं कहीं मैं क्या उत्तर दूंगा मल्लिका को। ये तमाम प्रश्न चिन्ह उसके उनके मन मस्तिष्क पटल पर छाया हुआ था। आज वह उसी के पश्चाताप में भटकते हुए उस ग्राम प्रदेश में फिर प्रवेश करते जहां मल्लिका की वह झोपड़ी है और ये मानते हैं कहीं न कहीं जब मल्लिका से मिलते हैं उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर, उसकी पूरी अस्त व्यस्त जो व्यवस्था है उसको देखकर वह बहुत दुखी होते हैं और स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं कि वह कितना स्वार्थी है और अपने दुखों में बताते हैं। मल्लिका से कहते हैं कि मैं वहां चला गया और जाने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। भले उनका विवाह हो गया, सारी बातें हो गई परिस्थितियों के कारण, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं मल्लिका को, यानी मल्लिका हुई उनके जीवन के हृदय पटल पर एक केंद्र के रूप में छाई हुई थी। वो बताते हैं कि विज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, इन तमाम पुस्तकों की रचना उन्होंने किया और इन पुस्तकों की केंद्र कहीं न कहीं मल्लिका ही थी। अगर वह अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में और मेघदूत में यक्षिणी के रूप में और इसके बाद में अगर देखा जाए कुमार संभव में उमा के रूप में अगर महत्वपूर्ण कोई नायिका है तो उनके हृदय की वही मल्लिका नायिका है। इस बात बताते हैं कि मेरे जीवन में, यानी उसी मल्लिका का चिंतन करके इन तमाम पात्रों को कहीं न कहीं केंद्रित किया है। इसके बाद कालिदास उसके यहाँ मल्लिका के घर पर आसन पर बैठते हैं और इधर उधर जो बिखरे कागज हैं उन कागजों को देखते हैं, यानी जो ग्रंथ रखा हुआ है, ग्रंथ कोरा है, कागज सब कोरे हैं, लेकिन उस कोरे कागजों पर वह मल्लिका की आंसू की बूंदें कुछ कहीं कहीं गिरी हैं। तो समझ गए कि मल्लिका की विरह व्यवस्था इस पूरे महाकाव्य में, इस महाग्रंथ में कहीं न कहीं केंद्रित है। मल्लिका जबकि कहती है वहां पर कि यह कोरा ग्रंथ मैं आपके लिए रखी हूं कि आप आएंगे कभी न कभी तो यहाँ कुछ लिखेंगे। तो कालिदास यह कहते हैं वहां पर, एक कागज कोरे हैं लेकिन आंसू की जो बूंदें हैं वो बता रही हैं इस पर वह काव्य ग्रंथ, महाकाव्य लिखा जा चुका है। बहुत कुछ लिख दिया गया है और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय कीचड़ से लथपथ जो वर्तमान का उसका पति है, किसका? मल्लिका का। यानी परिस्थितियां कहां से कहां लाती हैं मल्लिका को, आप अंदाजा लगा सकते हो। कीचड़ से लथपथ विलोम का प्रवेश होता है और
मल्लिका पर वो अपना अधिकार व्यक्त करता है और यहाँ तक कहता है कि अब इस घर पर अब उसका अधिकार है। और मल्लिका से पूछता है कि इसके आतिथ्य में, यानी आज कालिदास जो हैं अतिथि हैं और इसलिए कालिदास के आतिथ्य में मल्लिका कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और न तो कालिदास को कभी भी, यानी आज अब सब शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहता है, अपने नकारात्मक विचारों का प्रभाव उन पर व्यक्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज वो अतिथि हैं। अतिथि का स्वागत पूर्ण रूप से होना चाहिए, यह बात वह कह करके चला जाता है। ध्यान दीजिए। इसके बाद कालिदास वहाँ के जो वो घर है उसके झरोखे के पास जाते हैं और पुराने समय में खो जाते हैं। किस तरह से वही ध्वनियाँ, उसी प्रकार के वायु में वैसा ही नमी, यानी प्रकृति पूर्ण रूप से उसी प्रकार से विराजमान हो गई है जैसे पहले किसी ज़माने में विराजमान थी। यानी आषाढ़ के एक दिन की तरह बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कौंध रही है, सब कुछ वैसा ही वातावरण चल रहा है। और उसी के बीच में ध्यान दें कि कालिदास जैसे जब वो बात करती रहती है मल्लिका, उसकी एक बच्ची है छोटी सी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, मानो उसकी आंखें जो हिरण साविका है वैसी खूबसूरत है। यानी मल्लिका जो है अपनी जगह जैसे मानो दूसरी मल्लिका को उत्पन्न करके इस समाज का सृजन करके वह समाज को एक नया स्वरूप देने के लिए तैयार हो, वैसे भी नारी सृजन का स्वरूप होती है, ममता की प्रतिमूर्ति होती है। जैसे कि आज वही बात मल्लिका पर लागू होती है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये सभी कल्पनाएं कालिदास जैसे मानो कर रहे थे। और बच्ची जब रोती है उसी समय थोड़ी सी उनको हैरानगी होती है, कालिदास को परेशानी सी होती है कि भाई कौन सी बच्ची है, बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब वह सारी बात बताती है कालिदास को। आज ये बच्ची उस मल्लिका की वर्तमान है, यानी आज यह बच्ची माँ, यानी बच्ची की मल्लिका माँ बन चुकी है। कालिदास को बातें समझ में आ जाती हैं। जिस मल्लिका को वह छोड़कर गए थे, परिस्थितियाँ किसी न किसी कारणवश बदल गईं और मल्लिका भी अपने जीवन यापन के लिए एक सहारे के लिए कहीं न कहीं वह भी विवाह कर ली है। और उसके बाद बच्ची को लेने अंदर जाती है। कालिदास का झरोखे के पास जाना और ग्रंथ उठा करके फिर वहीं वह रख देते हैं। बाहर बिजली कौंध रही है, मेघ तेजी से उसी रूप में गरज रहे हैं, लगातार अभी तक गरजना चल ही रहा है और वृष्टि लगातार चल रही है। और उस समय अब और रुककर वे मल्लिका को दुख नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इसका वर्तमान स्वरूप कुछ और है और समय बदल चुका है। इसलिए समय के तगाजे को ध्यान में रखते हुए कालिदास जी अचानक किवाड़ बंद करके बाहर की ओर चल देते हैं। उसी समय बच्ची को लेकर मल्लिका वहां आती है और बाहर जाने का प्रयास करती है, लेकिन बिजली चमक रही है और बादल तेजी से गरज रहे हैं और बादलों की सुनाई का आवाज देता है। लेकिन मल्लिका भी मानो बंधनों में बंधी हुई है, एक मां के बंधन में बंधी हुई है। वह जान करके, यानी अपने बच्ची को गोद में चिपकाए हुए वो बाहर अब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि बंधन है, पैरों में बेड़ियां हैं। वो उस बच्ची के रूप में, क्योंकि कालिदास से अब वह संबंध नए रूप में शायद शुरू करने में उसको झिझक भी है, उसका विवाह भी हो चुका है। ये सब सच्चाई अब वो जान रही है। और उस समय कालिदास
मल्लिका के जीवन की सच्चाई को जानकर उसके भाग्य के सहारे छोड़कर वे चले जाते हैं और कालिदास का जाना, और मल्लिका फिर वहीं सिसक सिसक करके रोने लगती है अपने बच्ची को लेकर। नाटक का अंत यहीं हो जाता है, यानी नाटक का इतिश्री हो जाता है, नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। इस तरह से तीसरा नाटक बहुत ही, यह नाटक का तीसरा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानें। यह नाटक भले कालिदास के व्यक्तिगत जीवन से कहीं कहीं प्रभावित हो, एक आदर्श प्रेम का सुंदर मूल्यांकन हो, लेकिन यह नाटक आज वर्तमान समय में आज के जो नायक नायिका हैं, प्रेमियों प्रेमिका हैं, उनके जीवन के जीने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। मानो वर्तमान प्रेमी प्रेमियों के लिए एक सामाजिक दस्तावेज का कार्य करता हो। यानी इस नाटक में मोहन राकेश जी ने बताने का स्पष्ट प्रयास किया है कि प्रेम में कभी भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि त्याग और समर्पण होना चाहिए। यह बात दोनों के माध्यम से लोग सीखना चाहिए, यानी मल्लिका और कालिदास के माध्यम से। कहीं स्वार्थ नहीं इसमें दिखाई पड़ा, और जिस प्रेम में स्वार्थ हो जाए, लोलुपता हो जाए, वो प्रेम नहीं हो सकता है। और इस बात को भी मोहन राकेश जी ने दिखाने का प्रयास किया है, और यही आज के नवयुवकों के लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम जब इस एज में आते हैं तो यहाँ प्रेम का होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम को उसके यानी उसमें समर्पण का भाव रखते हुए उसके मंगलमय की कामना करें, न कि उस चाहे प्रेमिका प्रेमी को या प्रेमी प्रेमिका को पाने का नाम न ले, अन्यथा वो स्वार्थ का केंद्र बिंदु हो जाएगा। इस तरह से यह वर्तमान समय के नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा का केंद्र है यह नाटक अपने आप में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।